नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है कक्षा सप्तम की व्याकरण की ई लर्निंग क्लास में। ठीक है, तो आज हम संधि जो पाठ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसका द्वितीयांश पढ़ेंगे। संधि पाठ के पहले अंश में हमने संधि क्या है ये जाना था, संधि विच्छेद क्या है ये जाना था। इसके साथ ही संधि के हम 3 भेदों को जाने थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके पश्चात हमने क्या किया था कि स्वर संधि के भेदों को पढ़ा था। कितने भेद हैं स्वर संधि के? 5 भेद हैं। क्या क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाति संधि। आशा है आप लोगों को ये पाठ समझ में आया है और आप लोगों ने इसको पढ़ा है। आज हम क्या करेंगे? आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि क्या है? आप लोग जानते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। ठीक है, तो जब व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल हो, व्यंजन रहना चाहिए पहले, उसका या तो दूसरे किसी व्यंजन से मेल हो या व्यंजन का किसी अगर स्वर से मेल हो तो जो परिवर्तन आएगा हमारे सामने उसको क्या कहेंगे? उसको व्यंजन संधि कहेंगे। व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल या व्यंजन के साथ स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है वही व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, तो व्यंजन संधि जैसे कि सम जोड़ कल्प। ठीक है, सम जोड़ कल्प। सम म क्या है? म तो कोई स्वर नहीं है, म व्यंजन है। कल्प क क्या है? क भी एक व्यंजन है। तो सम जोड़ कल्प क्या होगा? संकल्प। तो ये है व्यंजन संधि। ठीक है, अभी जैसे आपने स्वर संधि के भेद पढ़े थे, व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, कितने नियम होते हैं? जैसे स्वर संधि के 5 भेद थे, व्यंजन संधि के 5 नियम होते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि के 5 नियम होते हैं। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। पहला जो नियम है वो क्या है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना। बहुत आसान है। वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग का जो पहला वर्ण है उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। आपको एक बात याद है, मैंने आप लोगों को बताई थी कि पिछले कक्षा में कि जब हम लोग संधि करते हैं तो उसके दो शब्दों के मेल से हम संधि करते हैं। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में जुड़ता है। तो ये जो पहले शब्द का आखिरी वर्ण है वो क्या होगा? उसके थर्ड वर्ण, उसके तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का तीसरे में परिवर्तन, यानी क क्या होगा? अगर क है तो क के बाद ख, ख के बाद ग, क ख ग, तो यहाँ पर तीसरा क्या हुआ? ग। तो यदि कहीं पर क से उसकी पहले शब्द का समापन हो रहा है तो उसका परिवर्तन ग में होगा। जैसे दिक जोड़ गज। दिक लास्ट में क्या है? क जोड़ गज, तो ये क किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे वर्ण में, तो दिग्गज। ठीक है, इसी तरह से षट जोड़ आनन। देखो यहाँ पर व्यंजन का स्वर से मेल हुआ है, लेकिन व्यंजन अगर है तो इसका मतलब हम जानते हैं कि क्या होने वाला है? व्यंजन संधि होने वाला है। तो यह है तो व्यंजन संधि, लेकिन ट है तो ट का तीसरा वर्ण क्या है? ट के बाद क्या है? ठ। ठ के बाद क्या है? ड। तो ट ठ ड, तो यानी ड में परिवर्तन होने वाला है। तो क्या होगा? षट जोड़ आनन क्या होगा? षडानन। ये ड कहाँ से आया? इस नियम के अंतर्गत आया। षट जोड़ आनन षडानन, ये ड आया तीसरे वर्ण होने वाले नियम के मुताबिक। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं
वर्ग के, ये दूसरा नंबर का नियम है। दूसरा नियम क्या है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तित होना। वर्ग का जो पहला वर्ण है, यानी वही वाला जो पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है, उसका मतलब परिवर्तन क्या होगा, पांचवें में हो जाएगा। जैसे कि च का इय में, ट का अण में, क का अंग में, त का न में, प का म में, ऐसे परिवर्तन होगा। जैसे कि षट जोड़ मास, षट जोड़ मास। ट का क्या है, ट का परिवर्तन किस में होगा, अण में, तो ये क्या होगा फिर नियम के अनुसार, क्षणमास। षट जोड़ मास, क्षणमास। ठीक है। फिर उत जोड़ नति, उत जोड़ नति। ठीक है। तो त का परिवर्तन किस में होना चाहिए, त का पंचम वर्ण क्या है, त थ द ध न, तो त का पंचम वर्ण क्या हुआ, न, तो उत जोड़ नति क्या होगा, उन्नति। ठीक है। ये है हमारा दूसरा नियम। पहले में क्या हुआ, पहले वर्ग का जो पहला वर्ण है वो तीसरे में परिवर्तन हुआ, और इसमें वर्ग का जो पहला वर्ण है वो पांचवें में परिवर्तित होता है। और अब है नियम संख्या 3। नियम संख्या 3 में क्या है कि छ का मेल, जरा ध्यान से सुनिए, छ का मेल अ, आ, छोटी ई, छोटा उ या री से होने पर, ठीक है, छ जो वर्ण है, च के बाद जो छ आता है, उसका मेल यदि अ से हो, आ से, छोटी ई या छोटा उ या फिर री से होने पर क्या होगा कि छ से पहले च जुड़ जाएगा। जब परिवर्तन होगा, जब संधि बन जाएगा, संधि शब्द जो बनेगा उसमें छ तो रहेगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा, एक च जुड़ जाएगा, एक आधा च जुड़ जाएगा। ठीक है, आधा च जुड़ेगा, पूरा नहीं, आधा च जुड़ेगा। तो कैसा है कि छ का मेल यदि अ से हो या आ से, छोटी ई से हो, उ से हो या री से हो, ठीक है, तो छ से पहले आधा च जुड़ेगा। जैसे कि ये पाठ, इसमें हमने क्या पढ़ा है, संधि पढ़ा है, उसके बाद क्या पढ़ा है, संधि विच्छेद पढ़ा है। अभी इस विच्छेद शब्द का संधि विच्छेद यदि हम करेंगे तो क्या होगा, वी जोड़ छेद, वी जोड़ छेद। तो क्या हुआ, वी में कौन सी मात्रा है, व में छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई के साथ यदि छ जुड़ेगा, पहले ही बोल दिया गया है, छोटी ई के साथ छेद का छ, वी जोड़ छेद, तो वी का छोटी ई और छेद का छ जब मिलेंगे तो छ से पहले च जुड़ेगा, जुड़ रहा है, तो विच्छेद कैसे बन रहा है, आधा च जुड़ा कि नहीं, विच्छेद का स्पेलिंग क्या है, वही है, व में छोटी की मात्रा आधा च, छ में एक की मात्रा द, तो ये आधा वर्ण ऐसे जुड़ता है। फिर आप लोग को मैं कभी परीक्षा में लिखने के लिए देती हूँ कि आप प्रदूषण के ऊपर एक अनुच्छेद लिखिए। ये अनुच्छेद का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अनु जोड़ छेद, तो न में कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है, तो छोटा ऊ के साथ यदि छ जुड़ता है तो आधा च छ से पहले जुड़ता है, जो हमारा नया शब्द बनता है उसमें, तो अनुच्छेद, इसमें भी आधा च छ से पहले जुड़ गया है। ये हुआ तीसरा नियम। अभी है चौथा नियम। चौथा नियम क्या है, री, र या श, ठीक है, के बाद दूसरे शब्द में यदि न आए तो वह अण बन जाता है। यदि री, र, श के बाद दूसरा जो शब्द है उसमें यदि न आता है तो क्या होगा कि वो जो है अणा बन जाएगा। ठीक है, तो एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि एक शब्द है परिणाम, परिणाम यानी किसी का फल, रिजल्ट, ठीक है, तो परिणाम, परिणाम में क्या है, री, र है, र, हमने ये भी एक उदाहरण में पढ़ा है कि र के बाद यदि न आए तो वो अण बन जाएगा। ठीक है, एक एक करके आप छोटा छोटा सेगमेंट लेके पढ़िए, आप पूरा एकदम में नहीं समझने की कोशिश कीजिए, एक एक सेगमेंट लेके पढ़िए। री के साथ न जुड़े तो न अणा बने, र के साथ अगर न जुड़े तो अणा बने, श यानी वो जो प वाला श होता है, ठीक है,
तो उस श के साथ यदि न जुड़े तो भी अण में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहला हम जो उदाहरण ले रहे हैं, इसमें हम र के साथ यदि न जुड़ता है, जैसे परि जोड़ नाम, परि जोड़ नाम, र के साथ न जुड़ा है तो परिणाम नहीं होगा, क्या होगा? परिणाम। परिणाम नहीं, परिणाम और परिणाम डिफरेंस है। एक में र है और एक में अणा है, ठीक है। अणा कौन सा है? पंचम वर्ण है। तो आप लोग पंचम वर्ण, अभी मैंने आप लोगों को जो दूसरा नियम है उसमें मैंने आप लोगों को पंचम वर्ण पढ़ाया था, ट ठ ड ढ अण, और न क्या है? त थ द ध न, ठीक है। तो न जो है वो त वर्ग का पंचम वर्ण है और अणा जो है वो ट वर्ग का पंचम वर्ण है। तो हमारा जो यहाँ पर न था उसका मतलब परिवर्तन किसमें हुआ? अण, जो कि उसके दूसरे वर्ग का, ट वर्ग का जो है पंचम वर्ण है। तो परि जोड़ नाम परिणाम, ठीक है, नॉट परिणाम। ओके, ठीक है। इसी तरह से भूष जोड़ न भूषण, भूष जोड़ न भूषण। मैंने बोला प वाला जो श है उसके साथ यदि न जुड़ेगा तो भी अण में परिवर्तन होगा। वही उदाहरण आपको भूषण में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा जो है पंचम नियम। क्या है? यदि पहले शब्द के अंत में त, पहले आप लोग छोटा छोटा सेगमेंट लेके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले शब्द के अंत में त आए और दूसरे शब्द के आरंभ में, पहले के अंत में त और दूसरे के आरंभ में क्या आ सकता है? च, छ, ज, ट, ड या ल। ये अगर आए तो त जो है पहले शब्द के अंत में जो त आ रहा है क्रमशः उसका परिवर्तन किस में होगा? अगर च है तो आधा च में, छ है तो आधा छ में, ज है तो आधा ज में, ट है तो आधा ट में, और ड है तो आधा ड में, और ल है तो आधा ल में परिवर्तन। तो यदि पहले शब्द के अंत में आधा त या त हम लोग हलंत के साथ लिखते हैं, क्योंकि उस प्रकार से दूसरे वर्ण की सहायता नहीं होगी तो आधा लिखना संभव नहीं है, तो हम त लिख के हलंत डालते हैं। तो यदि पहले शब्द के अंत में हम त वर्ण आता है और दूसरे शब्द के आरंभ में यदि च आता है तो वो आधा च हो जाएगा, छ आता है तो आधा छ हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। परंतु त के बाद यदि श हो, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि त जब सिंगल है, ठीक है, तो वहाँ पर हम उसके साथ जब त है तो त के साथ आपका जब च जुड़ता है तो तब तो वो आधा च में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन त के साथ यदि श जुड़े, ठीक है, यदि आपका त के साथ जो है श हो तो त च में बदल जाता है, तब आधा त जो है आधा च में बदल जाता है। यदि त के बाद श हो, ठीक है, तो वो त जो है वो च में तथा श जो है वो छ में बदल जाता है। त का च बन जाता है, श का छ बन जाता है। उसी प्रकार त के बाद यदि ह हो तो त द में तथा ह ध में बदल जाता है। त के बाद यदि ह हो तो त जो है द में बदलता है तथा ह ध में बदल जाता है, ठीक है। बहुत सारे नियम आप लोगों को लग रहा है एक साथ है, लेकिन उदाहरण के ज़रिए समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे हमने पहले क्या पढ़ा, त के साथ च का जोड़, जैसे उत जोड़ चारण, उत जोड़ चारण, क्या होगा? आधा च में परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा? उच्चारण। एक आधा च और एक पूरा च तो पहले से ही चारण में है, और नियम के चलते क्योंकि त के साथ च का मेल हुआ है तो एक आधा च जोड़ने की वजह से ये बन गया उच्चारण। उसके बाद क्या बोला है? छ, तो तत् जोड़ छाया, तत्छाया, ठीक है। इसी प्रकार के से बोला है
त के साथ यदि ज जुड़ेगा तो उत जोड़ ज्वल, उज्ज्वल। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि ये ज्वल में ये ज जो है पहले से ही आधा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नियम नहीं बनेगा। नियम के मुताबिक आधा ज यहाँ भी लगेगा। तो ये जो नया शब्द बनेगा उज्ज्वल, इसमें क्या होगा, दो ज का मतलब पैटर्न हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, ज के बाद बोला था ट, तो तत् जोड़ टीका, तट्टीका, तत् जोड़ टीका, तट्टीका। ठीक है, उसके बाद है उत, उसके बाद क्या बोला है, ड। ठीक है, उत जोड़ डयन, उड्डयन। उसके बाद है ल, तो तत् जोड़ लीन, तल्लीन। आधा त आ गया, तत् जोड़ लीन, तल्लीन आ गया। अभी क्या बोला है कि त च श छ में परिवर्तित होगा, त च में परिवर्तित होगा। ये जो इसी जो पांचवें नियम का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोला था कि त का परिवर्तन च में होगा और श का परिवर्तन, आधा श का परिवर्तन छ में होगा। ठीक है, तो उत जोड़ श्वास, उच्छ्वास, उत जोड़ श्वास। देखो श्व है तो ये नियम के मुताबिक छ हो जाएगा और त का जो है वो आधे च में परिवर्तन होगा। त का नामो निशान नहीं रहेगा, अब त के जगह पर आधा च आ जाएगा और श के जगह पर क्या आ जाएगा, छ आ जाएगा। तो क्या होगा, उत जोड़ श्वास, उच्छ्वास। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, त का परिवर्तन द में होगा और ह का परिवर्तन ध में होगा। कैसे, उत जोड़ हरण, उद्धरण। त का बोला है द में परिवर्तन होगा, तो उद्धरण में क्या आता है, द आता है, त की जगह द आ गया और ह की जगह क्या आएगा, ध में परिवर्तित होगा, तो उद्धरण। तो इस नियम को अब सारे उदाहरणों को पढ़ने के बाद इस नियम को हम दोबारा पढ़ेंगे। यदि पहले शब्द के अंत में त आए और दूसरे शब्द के आरंभ में च, छ, ज, ट, ड तथा ल आए तो क्रमशः त का परिवर्तन आधा च, आधा छ, आधा ज, आधा ट, आधा ड तथा आधा ल में बदल जाएगा। परंतु त के बाद यदि आधा श हो या श हो तो त च में और श छ में बदल जाएगा। अब आसान लग रहा है। एक और बात बोली गई थी, यदि उसी प्रकार त के बाद ह हो तो त द में बदल जाएगा और ह के बाद तथा ह ध में बदल जाएगा। त के बाद यदि ह हो तो त द में बदल जाएगा, जैसे उद्धरण में हो रहा है, उत्हरण, उसमें त के बाद ह है, इसलिए क्या होता है कि अब त का परिवर्तन द में हो गया, उद में आ गया और ह का परिवर्तन ध में होगा, धरण, उद्धरण। आशा है आपको समझ में आई है। अब आखिरी जो है हमारा यह है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आते हैं। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। स्वर का स्वर से मेल होता है, व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होता है तो व्यंजन संधि कहलाता है। इसी प्रकार विसर्ग का यदि किसी स्वर या व्यंजन से मेल हो तो वहाँ विसर्ग संधि होता है। स्वर के साथ स्वर का मेल स्वर संधि, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल व्यंजन संधि। विसर्ग में क्या होगा, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे क्या होता है, उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। ठीक है, तो इसके भी कुछ नियम हैं। ठीक है, नियमों को जानने से ही हम इसको कर पाएंगे। बहुत आसान है, कुछ 5-6 नियम हैं इसके। पहला है विसर्ग का ओ हो जाना, बहुत आसान है। विसर्ग जहाँ पर भी विसर्ग था पहले वर्ण में, पहले वर्ग में, तो वो जब उसका परिवर्तन होगा नए शब्द में तब वहाँ पर ओ जुड़ जाएगा। विसर्ग से हम नहीं लिखेंगे उसको, विसर्ग के स्थान पर ओ जुड़ जाएगा। कैसे, यशः जोड़ गान, यशोगान, यशः जोड़ गान, यशोगान। ठीक है, तो इसका मतलब विसर्ग की जगह यशः, जो हम ह का उच्चारण कर रहे हैं विसर्ग के चलते कर रहे हैं, तो इस ह की जगह पर ओ की मात्रा आ जाएगी। इसी तरह से जैसे है मनोज, तो मनः जोड़ ज, मनः जोड़ ज, मनोज। ठीक है, इसी प्रकार विसर्ग का र हो जाना, विसर्ग र में परिवर्तित होगा। कैसे,
दुह जोड़ गुण दुर्गुण, द के ऊपर रेफ आ जाता है, दुह जोड़ गुण दुर्गुण। इसमें क्या हो जाता है, इसमें विसर्ग की जगह पर र आ जाता है। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आशीष जोड़ वाद आशीर्वाद, यहाँ पे कहीं भी र नहीं था, लेकिन विसर्ग जब र में परिवर्तित होगा तब यहाँ पर र आएगा। जैसे आशीष जोड़ वाद आशीर्वाद, ठीक है। उसके बाद है विसर्ग का श में परिवर्तित होना, विसर्ग का श में परिवर्तित होना। निह जोड़ चल निश्चल, निह जोड़ चल निश्चल, ठीक है। जैसे आप लोग बोलते हैं मैंने आज निश्चय किया है मैं ये कार्य करूँगा, तो निह जोड़ चय निश्चय, तो श कहाँ से आता है, ये नियम से आता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है विसर्ग का स में परिवर्तन होना। तब श में हुआ, आधा श में, अभी आधा स में होगा, ठीक है। निह जोड़ संतान निसंतान, निसंतान नहीं निसंतान, निह जोड़ संतान निसंतान, निह जोड़ तेज निस्तेज, निह जोड़ तेज निस्तेज, ठीक है। उसके बाद विसर्ग का श, प वाला जो श है जिसे हम षटकोण लिखते हैं, विसर्ग का श में परिवर्तित होना, श बन जाएगा दूसरा वाला। पहले में हमने पढ़ा जो श था वो शलगम वाला जो श था, ठीक है, वो श। अभी दूसरा स हुआ जिससे हम सपेरा लिखते हैं। अभी ये जो श है ये प वाला श है जिससे हम षटकोण लिखते हैं, उस श में परिवर्तन होगा। कैसे, दुह जोड़ कर दुष्कर, दुह जोड़ कर्म दुष्कर्म, ठीक है। आधा प वाला श आ जाएगा, षटकोण वाला श आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है विसर्ग का लोप होना, विसर्ग का र से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है। और विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है, विसर्ग का जब र से मेल होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग का जो पहले वाला स्वर है, हाँ, वो दीर्घ हो जाता है। कैसे, जैसे कि निह जोड़ रोग, इसका वर्तनी कैसे हम लिखते हैं, न में छोटी ई की मात्रा विसर्ग जोड़ र में ओ की मात्रा ग, तो ये न में कौन सी मात्रा है, छोटी मात्रा है। और र के जब विसर्ग का मतलब मेल जो है र के साथ होगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, उसके लिए कोई भी नया चेंज नहीं आएगा, लेकिन एक ही चेंज आएगा कि जो भी मात्रा है उसका जो ह्रस्व रूप है वो दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे निह जो रोग में न में छोटी ई वाली मात्रा थी, वो अब इसका जो परिणाम आएगा इसमें बड़ी वाली मात्रा हो जाएगी, यानी निरोग हो जाएगी, ठीक है। निह जोड़ रस नीरस, ठीक है। अभी आखिरी जो विसर्ग संधि का नियम है उसमें है विसर्ग में परिवर्तन ना होना। अब इसमें विसर्ग, मैंने पहले आपको क्या कहा था कि संधि करने के बाद जो नया शब्द बनेगा उसमें जो है विसर्ग नहीं रहेगा, लेकिन ये एक ऐसा व्यतिक्रमी नियम है जहाँ पर क्या होता है कि विसर्ग रह जाता है। जैसे अंतः जोड़ करण अंतःकरण, इसमें केवल इस जोड़ के निशान को हटाकर हम उसको एक करके लिख देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अंतः जोड़ करण अंतःकरण, अंतः जोड़ पुर अंतःपुर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इसके साथ ही हमारे संधि का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं आप लोगों को एक दिन का समय देती हूँ, आप लोग इस पार्ट को भी पढ़ें, मतलब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को भी पढ़ें और स्वर संधि को भी दोहराएं। पूरा एक साथ दोहराने के बाद फिर मैं आप लोगों को क्या करूँगी कि असाइनमेंट दूंगी इनके एक्सरसाइजेस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को पहले एक बार असाइनमेंट समझा दूंगी, फिर मैं आपको ये असाइनमेंट दूंगी। तब तक आपका क्या असाइनमेंट है, ओरल असाइनमेंट है कि आपको ये पढ़ना है, ठीक है। धन्यवाद।